ईशान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जहां सेहत की बात हो वहां दूध की बात ना की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूध की महत्ता और उसके गुणों का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर साल 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों को दूध पीने के फायदों के प्रति जागरूक किया जा सके। इसके साथ ही दूध से बनी चीज़ें जैसे मावा, पनीर भी उतने ही सेहतमंद है जितना कि दूध। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। कृषि स्टार्टअप में सफ़र में आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, जहां पर एक डेयरी प्लांट चलाया जा रहा है। इस डेयरी प्लांट को चला रहे हैं सुदीप कौशिक। क्या है उनकी पूरी स्टार्टअप जर्नी, ये जानने के लिए आपको चलना होगा हमारे तो दोस्तों फाइनली हम आ पहुंचे हैं बुलंदशहर में, और बुलंदशहर में आज मेरे साथ हैं एंटरप्रेन्योर सुदीप कौशिक जी। सुदीप जी, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं सुदीप कौशिक, गांव वलीपुर तहसील के पास, सियाना के पास से अपना छोटा सा डेयरी फार्म चला रहा हूं, जिसमें मैं दूध, घी, क्रीम और पनीर का काम स्टार्ट कर रखा है जी। तो सुदीप जी, आपने बताया आपका एक डेयरी प्लांट है और आप जिसमें मावा, पनीर और घी की जो प्रोसेसिंग है वो कर रहे हैं। तो अगर बात की जाए दूध की, तो जो दूध है वो कहाँ से ले रहे हैं? आपका खुद की पशु आपने पाले हुए हैं या बाहर से आता है ये? मैंने खुद के अपने ट्रायल बतौर अपने भैंस और गाय पाली हुई हैं, और कुछ दूध मैं बाहर से परचेज़ करता हूँ, क्योंकि पूरे दूध की पूर्ति नहीं हो पाती घर में बैठ के। गांव में मैंने अपने पॉइंट लगा रखे हैं, जिसमें मेरी खुद की लैब है, और जब दूध आता है तो वो वहाँ भी लैब टेस्ट किया जाता है। मेरी खुद की गाड़ियाँ और मेरा स्टाफ है इसको लगा रखा है जी। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, जो जर्नी है डेयरी प्लांट की, कब और कैसे शुरुआत हुई? पहले मैं छोटा सा अलग काम करता था, कोई और टाइप का बिजनेस जी। इसके बाद वो बिजनेस थोड़ा सा डाउन हो गया था, तो मेरी वाइफ और मैंने एनसीआर में, हम दरअसल मैं रहने वाला गाजियाबाद का ही हूँ, ये मेरा गांव है वलीपुर। तो मैं एनसीआर में ही पहले एक गाय से स्टार्ट काम करा। एक गाय थी जो क्या नाम है, लाचार गाय थी, वो मैंने पाली, और वो अचानक हमारे सेवा करते करते ब्याह गई थी जी। और ब्याने के बाद उसका दूध की क्वांटिटी ज़्यादा थी, दरअसल अमेरिकन गाय थी, ब्रीड की गाय थी जी। तो उस गाय से हमने स्टार्ट करा, दूध बेचा, और उससे हम फिर 1.5-2 साल तक चलते रहे आगे, और हमने एक बड़े विशाल रूप में काम करा। 2 साल तक वहाँ फिर काम करा। उसके बाद जो है फिर अचानक लॉकडाउन लग गया मार्केट में, और लॉकडाउन की वजह से दूध का मामला ख़राब हो गया, क्योंकि उस टाइम जो है आने की परमिशन नहीं थी, पुलिस का बैरियर लगे हुए थे सोसाइटी वगैरह में, वहाँ दूध लेते नहीं थे लोग वहाँ खुला। फिर मुझे वहाँ से जो है शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि वहाँ चारे वारे की व्यवस्था ख़राब हो गई थी। इस वजह से फिर मुझे गांव में आना पड़ा। गांव में फिर स्टार्ट करा। गांव में आकर के फिर थोड़ा और ज़्यादा लॉस हुआ। फिर लॉस आकर के फिर हमने और टाइप का छोटा मोटा काम करा। फिर स्टार्ट करने के बाद फिर 4-5 साल बाद हमने रेस्ट करा, उसमें थोड़े पैसे जोड़े, फिर हमने दोबारा से गाँव में डेयरी का ये काम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम सफलता थोड़ी बहुत मिली भी रही है हमें जी। चलो, तो आपने ये जो पूरी स्टोरी मुझे सुनाई है, यहाँ से मुझे 2 आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ मैं आपसे। पहला तो आपने कहा कि एक लाचार गाय को आपने यूं ही पाल लिया था। हाँ, ऐसे ही पाला जी। तो ये कह सकते कि कहीं ना कहीं जो एक भगवान ने आपको डायरेक्शन दिया कि आप इस तरह का कुछ करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन वहीं से मिला कि आप डेयरी प्लांट चला सकते हैं। वो हाँ, मोटिवेशन वो इसलिए मिला क्योंकि हमारे फादर दरअसल टीचर थे और गांव से बिलोंग करते थे। तो हमने क्योंकि खुद गाय का ही पूरे जीवन गाय का दूध पिया जी, और उस दूध की वजह से, क्योंकि थोड़ी बहुत दिमाग में थी, हमें एक्सपीरियंस था नियार का, चारे का, उसकी वजह से थोड़ा सा हमारी वाइफ ने ज़्यादा करा, क्योंकि गौ सेवा के बहाने वो स्टार्ट हुआ। उस गौ सेवा में हमें रिजल्ट भी मिला, कुछ फाइनेंशियली स्थिति भी अच्छी हुई हमारी। जी जी। तो उस वजह से फिर हमें इधर डेयरी की तरफ रुझान हुआ,
और बीच बिल्कुल, में मैंने वही कहा कि कहीं ना कहीं वो एक लाचार गाय को आपने पाला पोसा और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन मिला कि क्यों ना हम दूध का ही व्यापार शुरू हाँ कर बिल्कुल दें। डायरेक्शन उसी से मिली हमें जी, और आपने दूसरा कहा कि शुरुआती दौर में आपको थोड़ा सा पैसे की तंगी आई। हाँ पैसे की तंगी जी, थी। तो वो जो पैसे की तंगी थी वो फिर उससे आपने कैसे किया? कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फाइनेंशियल एड नहीं, लिया? वो दरअसल बस हमने जो मेहनत करी, हमारी वाइफ की मेहनत इसके अंदर ज़्यादा है जी, और उनने ही डोर टू डोर थोड़ा सा काम भी करा, फिर पब्लिक खुद भी आती थी लेने, क्योंकि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, नेचुरल दूध बेचते थे, उसके अंदर हम कोई मिक्सिंग हमारी बिल्कुल भी नहीं थी। और हम लोगों ने हम पे चेहरे पे भी विश्वास करा, क्योंकि हम सामने रखते थे जो चीज़ पीछे आओ चाहे बाद में आओ, हम क्वालिटी के ऊपर दिमाग था ज़्यादा है, और वही कोशिश अब हम इस डेयरी प्लांट में भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं और वही देंगे आगे। जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि उनको जो शुद्धता है वो मिले, और जब आप एक ट्रांसपेरेंसी रखते हैं अपने कंज्यूमर के साथ, अपने कस्टमर के साथ, तो कहीं ना कहीं एक जो मार्केट रहता है वो ऑटोमेटिकली आपका बनना शुरू हो जाता है। जैसा कि आपने कहा अब आपको थोड़ी सफलता भी मिल रही है। तो जैसा मैंने आपसे पूछा था कि गवर्नमेंट से कोई सहायता ली या नहीं ली, तो गवर्नमेंट से सहायता नहीं ली हमने, क्योंकि हम थोड़ा ये चाहते थे कि कर्ज ना लिया जाए किसी का, उसी से थोड़ा बहुत आगे चलें, क्योंकि हमारा मिनी काम था तो उसमें हमें आवश्यकता नहीं थी, थोड़ा बहुत जो जोड़ा उसे कोशिश करके लगाए। अगर हाँ भविष्य में हमें अगर काम बढ़ाना है तो शायद हमें आवश्यकता पड़ेगी और हम कोशिश भी करेंगे उसे। जी बिल्कुल, आपने कहा कि कोशिश करेंगे और कोशिश आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि सरकार ने काफ़ी सारे इतनी सारी स्कीमें चला रखी, इतनी सारी योजनाएं चला रखी हैं जिससे कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाए। और इस बार का जो बजट आया है उसमें भी एक अलग से पूरा जो स्टार्टअप्स का आपने देखा होगा कि अलग से एक पूरा बजट दिया गया है। तो आपको बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए और ये मदद मैं उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर मिलेगी। बिजनेस बढ़ाता है आदमी, फाइनेंस की तो आवश्यकता पड़ती है, आदमी खुद कितनी पूर्ति कर सकता है वो पूर्ति नहीं हो सकती हाई लेवल पे, मगर हम ये चाहते हैं कि हाई लेवल पे करें। हमारी वाइफ भी चाहती है, असली मेरा तो इतना रोल नहीं है, इतना वाइफ का है, तो उस वाइफ के रोल को करने में उसके भविष्य को जो उन्होंने सोच रखा है उसे बढ़ाने के लिए तो हमें फाइनेंस की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल। जिसके लिए हम उनकी फॉर्मेलिटी पूरी कोशिश कर रहे हैं करने की, जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन भी कराया, फर्म का रजिस्टर्ड भी कराया है और MSME का रजिस्ट्रेशन भी कराया है। तो फिलहाल हम जितना चला सकते हैं खुद चलाएंगे, उसे टर्नओवर के बाद उसमें जो थोड़ा सा बेनिफिट लेने के बाद उसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें बैंक की अगर हेल्प कर सकता है तो बैंक से भी लेंगे। जी, तो अगर बात की जाए इस स्टार्टअप की, कहते हैं कि जब कुछ भी हम नया काम शुरू करते हैं तो उसमें जो चैलेंजेस होते हैं, हर काम में कुछ ना कुछ चुनौतियां तो ज़रूर होती हैं। तो आपने क्योंकि डेयरी का प्लांट डाला हुआ है, तो डेयरी प्लांट में किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने आई? सबसे पहले चुनौती तो जो है क्वालिटी की होती है जी, वो हम कोशिश उसको तो हम खुद भी कर सकते हैं, मगर जो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो मार्केट की है, क्योंकि मार्केट में ऐसा बिजनेस हो गया है कि सबको सस्ता चाहिए और क्वालिटी जब आपको सस्ता चाहिए तो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो सकती। जो उसकी लागत है, दूध की जो लागत है, कॉस्टिंग है, एनिमल की है और उसकी जो मेहनत है वो पूरी कॉस्टिंग नहीं मिल पाती, और मार्केट में सबको सस्ता चाहिए, तो उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा जो क्वालिटी देने वाले हैं उन पर प्रभाव पड़ता है और उनकी मार्केट बनाने में इतना आसान नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड आ चुके हैं, वो अपनी फाइनेंशियल स्थिति की वजह से मजबूत कर लेते हैं एडवर्टाइजिंग की उसकी, और जो हम जैसा व्यापारी है छोटे मोटे जो काम करते हैं तो हमारा इतना प्रचार नहीं होता, मगर ये कि बाई फेस टू फेस कोशिश करते हैं कि हाँ जो ग्राहक अच्छा हो, जिसे अच्छे खाने की इच्छा होती है, उसे जो पैसे खर्च कर सकता है हम उन कस्टमर को ढूंढते हैं, तो उसमें चैलेंज तो होता ही है खैर हमारा। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि जो मार्केट है वहाँ पे मिलावट, अडल्ट्रेशन काफ़ी देखी जाती है खाने पीने के मामलों में, खाने पीने की चीज़ों में। और जैसा आपने कहा कि आप शुद्ध देते हैं, तो जब शुद्धता ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं जो पैसा होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा खर्चने की ज़रूरत होती है, और वो शायद बनता भी है, क्योंकि आप अगर पैसा खाने पर खर्च थोड़ा ज़्यादा कर देंगे तो शायद आपको डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा, और वहाँ का जो एक बजट आप मेनटेन करते हैं तो डॉक्टर वाली जो फीस है वो आप मेरे हिसाब से अच्छे खाने पर खर्च कर सकते हैं। तो सुदीप जी से बातचीत जारी रखेंगे, और साथ ही इन्होंने बताया कि इनसे ज़्यादा मेहनत इनकी वाइफ की है इस पूरे डेयरी प्लांट में, तो उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। कृषि स्टार्टअप में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में और मेरे साथ हैं एंटरप्रेन्योर सुदीप कौशिक जी। जी सुदीप जी। ऐसा है मैडम, जो मेरा प्लांट चलाती है मेरी मिसेज चलाती हैं जी, और वही बताएंगे आपको इसकी डिटेल जो है जी, कौन सी मशीन क्या है, सब मार्केट वगैरह का में क्या प्रोडक्शन है। तो ये है मेरी मिसेज निशा कौशिक जी। निशा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। जी, जैसा कि सुदीप जी ने बताया कि ये जो डेयरी प्लांट है आप ही की, कहीं ना कहीं आप ही ने इसकी शुरुआत की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने शुरुआत की। और जैसा कि शुरुआत में मैंने बातचीत की तो बताया सुदीप जी ने कि आप डोर टू डोर जाके मार्केटिंग भी करती रही हैं, तो थोड़ी सी अपनी जर्नी बताइए। स्टार्टिंग में मैंने दूध मतलब स्टार्ट किया था काम डेयरी का जी। और मुझे बहुत शौक था गाय भैंसों का, गाय का। गाय मतलब अच्छी लगती थी, तो इसलिए मैंने काम करा स्टार्ट में। फिर मैं आज भी मतलब वही काम, आज भी शौक है मुझे, मेहनत करती हूँ। आइए मैं आपको दिखाती हूँ मावा और पनीर कैसे बनता है। मैडम यहाँ का जो इंचार्ज हमारे भूपेंद्र शर्मा प्रोडक्शन मैनेजर है, वही आपको मशीनरी के बारे में बताएंगे और मार्केटिंग का वो सारा डिटेल वही शो करेंगे। ये आपको हमारे भूपेंद्र मैनेजर हैं। जी आइए जी जी। तो भूपेंद्र जी, आपका भी स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। नमस्कार। तो भूपेंद्र जी, आप यहाँ पर मैनेजर हैं, यहाँ पर जो सुपरविजन है वो आप ही का है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो मशीनें हैं वो कितनी हैं? ये 15 मशीन है जी। 15 मशीन जॉइंट जी आपस में जी। उसी के पास लगी हुई है BMC, वो चिलर होता है, दूध ठंडा होता है। जी जी। वहाँ से वेट होके BAC में इसमें पढ़ के BMC में पढ़ के ठंडा होता है। फिर तीसरे नंबर पे आती है हमारी क्रीम निकालने वाली मशीन। इसमें क्रीम निकालते हैं, जैसे कि फैट ज़्यादा होता है, मिनिमम फैट जो होता है अपना वो 65-90 होता है, 65 फैट होता है और 90 SNF होता है। यही सब ड्राइव करते हैं। तीसरे नंबर ये तो वो जो हमें मार्केट में फुल क्रीम और टोन्ड मिलता है वो एक तरह से 65 और 90 के बीच में मिलता हाँ है। जी, हाँ जी। और उसके बाद में ये हमारा है पनीर बनाने का सेटअप। जी। इधर ये पीछे की तरफ बॉयलर लगा हुआ है, वहाँ से स्टीम आती है। स्टीम आने के बाद इधर दूध गर्म होता है। दूध गर्म होने के बाद ये हमारी खोया मशीन है। जी। खोया मशीन है, तीनों खोया मशीन है, उसमें घोटा लगता है। जी जी। जो बिल्कुल उसको चलाते रहना जो पड़ता चलाते है, रहते उसी से मावा तैयार होता हाँ जी हाँ जी। ये हमारे ड्रम टैंक हैं, जैसे दूध ज़्यादा होता है तो उसमें ऑयल करके जल्दी फाड़ कर लेते हैं। इधर ये हमारी नाव है, ये नाव होती है दूध फाड़ करने के लिए। इससे टेम्परेचर इशू किया जाता है जी, ताकि दूध ठंडा या नॉर्मल ना हो। जी ठीक है। अब आ जाते हैं, ये हमारे अपने फ्रीजर वगैरह हैं। जी जी। ये पैकिंग मशीन है, प्रेस मशीन भी है। पनीर हमारा प्रेस करके, जैसे बहुत सारे वो होते हैं देसी नुस्खे भी बनाए जाते हैं। एक तो फटे के तरीके से तैयार किया जाता है, तो उस तरीके से नहीं करते, हम पनीर प्रेस से करते हैं। उसमें कोई भी कारीगर नहीं लगता जी। प्रेसिंग मशीन है हाँ, आपकी, सिर्फ आप ये एक ही कारीगर लगता है, वो अपने हाथ से ही वेटिंग करती है। जी जी। वो तैयार करने के बाद हमारा पनीर 3 घंटे के अंदर तैयार हो जाता है। जी। फिर उसे हम 12 घंटे पानी में घेर के रखते हैं। तो जो एक्सपायरी डेट होती है पनीर या खोया की, वो कितने लंबे समय तक एक कंज्यूमर, क्योंकि देर तक पहुंच पाता है बनने के बाद, तो कितना लंबे समय तक वो मतलब बिना खराब हुए एक्सपायरी हम जानना चाहेंगे? 6 दिन की लाइफ होती है पनीर की। जी। खोया की 5 दिन की लाइफ जी। क्रीम की 4 से 5 दिन होती है। जी। और एक और इसमें वो है जो अपना दही का प्रोजेक्ट हम तैयार कर रहे हैं। जी जी। अभी तैयार नहीं हुआ है। जी, तो आगे आप दही भी बनाने वाले हाँ हैं? जी हाँ जी हाँ जी। जी। पैकिंग का। जी। तो क्योंकि आप मैनेजर हैं तो मार्केटिंग कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे। जी जी। तो क्योंकि गांव के अंदर ये प्लांट लगा है, तो मार्केटिंग किस तरह से कर रहे हैं? दिल्ली NCR। दिल्ली NCR में? हाँ जी। जी। और तो जो फीडबैक आ रहा है आपको आपके इसका प्रोडक्ट का, वो किस तरह का मिल रहा है? अच्छा। जी। तो कोई ऐसा इंसिडेंट आपको, कोई ऐसा किस्सा जब एक, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जब आप गए हो या आपको समझाना पड़ा हो, क्योंकि ये एक किसान का प्लांट है, तो जब एक किसान प्रोडक्शन करता है तो वो शायद शुद्ध देने की कोशिश करता है, और मार्केट में क्योंकि मुनाफा कमाने की जो होड़ है वो ज़्यादा लगी रहती है, तो जब आप अपनी मार्केटिंग करवाते हैं तो जो USP अगर मैं कहूँ प्रोडक्ट की, तो वो किस तरह से आप लोगों को समझाते हैं, बताते हैं?
हम अपना देसी ब्रांड दिखाते हैं उन्हें, पूरा उन्हें अपने प्लांट का परिचय देते हैं, उसके हिसाब से ही वो हम कंज्यूमर करते हैं। उस क्वालिटी देख के सैंपल पहुंचाते हैं, सैंपल पास करते हैं, सैंपल पास करने के बाद वो राइट बोलते हैं तो हम लाते हैं। हमारा महंगा तो जाता है पर हमारी क्वालिटी होती है। जी जी। तो जैसे मैंने आपसे एक्सपायरी जानी मावा और पनीर की, उसी तरह जो आप दूध जब मंगाते हैं आप अपने सेंटर से जी, तो जो दूध की एक्सपायरी होती है वो कितने घंटों की होती है? नेचुरल जो दूध होता है भैंस के नीचे से जो निकलता है उसकी लाइफ 3 घंटे होती है। 3 घंटे के बाद जो हम कलेक्शन सेंटर करते हैं, अपना दूध जो करते हैं और उसका 12 या 24 घंटे तक दूध रख सकते हैं चिलर करके। जी जी। तो आप मतलब पनीर और खोया का जो प्रोसेस है विदिन 3 आवर्स आपका शुरू हो जाता है यहाँ पर? जी जी। पनीर भी बनता है, खोया भी बनता है, क्रीम भी निकलती है इसके अंदर से। जिस दूध की हमारे की फैट ज़्यादा होती है उसका क्रीम निकालते हैं। अच्छा। उसका घी भी बनाते हैं। जी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि एक दूध की शुद्धता जब यहाँ से आता है कलेक्ट होकर सेंटर से तो किस तरह से यहाँ पर मेजर की जाती है? कैसे आप मापते हैं कि ये दूध शुद्ध है या नहीं है? हमारे पास लैब है। फ़िलहाल में तो हम 5 या 6 टेस्टिंग करते हैं। 6 टेस्टिंग करके वो दूध पास होता है। उसके बाद हमारा जो दूध का वो है पूरा नेचुरल तरीके से निकाल के लैब से टेस्ट करवा कर जब ही हम पास करते हैं, वरना रिजेक्ट कर देते हैं। अगर कोई भी कमी होती है दूध के अंदर तो हम फेल कर देते हैं, वो वापसी चला जाता है। हमारा जो शुद्ध पनीर है उसकी टेस्टिंग करके हम पास करते हैं। उसके बाद में जो हमारे कारीगर्स हैं वो उसे पास करने के बाद में टेस्ट भी करा जाता है। टेस्ट होने के बाद में हम पैकिंग भी करते हैं। उसकी पैकिंग से बहुत सारे वो हैं 200 ग्राम 1 kg अपने अपने जैसे जौन सी भी कंपनी के जैसे ऑर्डर्स होते हैं उसी हिसाब से हम पैकिंग कराते हैं। दिल्ली NCR में पैकिंग का कुछ जो है टाइम हमारा उसमें फालतू लिया जाता है क्योंकि टेम्परेचर का कोई इशू नहीं होता है। पनीर का जो टेम्परेचर रहता है उसमें कोई इशू नहीं होगा। पैकिंग में थोड़ा लंबे टाइम तक चलता है। जी। और लूज की पैकिंग आप करते हैं कि उसका जो एक्सपायरी है वो थोड़ा बढ़ जाता है और लूज पनीर में थोड़ा टाइम कम होता है। जी। तो किसी खास तरह की पैकिंग होती है वो या नॉर्मल पैकिंग से उसकी जो एक्सपायरी है वो बढ़ जाती है? नहीं, उसकी पिन्नी जो होती है वो कुछ भारी होती है, कुछ खास तरीके की अपनी मशीन है हमारे पास। तो जैसा आपने बताया शुरुआत में कि जो पनीर है वो 6 दिन चल जाता है। हाँ। तो आफ्टर पैकिंग 6 दिन चलता है। हाँ, 1 हफ्ता चलता है। तब 1 हफ्ता चल हाँ, जाता है। 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। जो लूज पनीर है वो 6 दिन चलता है। जी, जी। खुला पनीर जो होता है। जी बिल्कुल। खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी एक्सपायरी वैसे भी हमें पता है हफ्ते में से ज़्यादा नहीं होती, 10 दिन से ज़्यादा नहीं होती। बिल्कुल, खोया मावा ऐसी चीज़ें हैं, पनीर जैसी चीज़ें कि इनको जितना ताज़ा आप यूज़ करोगे इनका स्वाद अच्छा रहेगा और खाने में मज़ा आएगा। और घी की लाइफ कुछ ज़्यादा होती है। हाँ, घी की लाइफ तो बिल्कुल ज़्यादा होती है थोड़ी सी। तो देखिए हमने पूरा जो डेयरी प्लांट में किस तरह से यहाँ पे प्रोसेसिंग की जा रही है, कितनी मशीनें हैं, मशीनें किस तरह से काम करती है, सब कुछ जान लिया है भूपेंद्र जी से। वापस हम आपकी मुलाकात कराएंगे निशा जी से और सुदीप जी से। उनसे बाकी की बातें जानेंगे और जानेंगे कि उनका फ्यूचर विजन क्या है और कितने उन्होंने अपने गाँव में कितना रोज़गार इस अपने प्लांट से पैदा किया है। सारी बातें होंगी उनसे, लेकिन उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। युविका जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आज हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। मेरे साथ हैं निशा जी और सुदीप जी। तो आप दोनों से ही जानना चाहूँगी कि आपका जो फ्यूचर विजन है, यानी कि जो भविष्य की आपकी प्लानिंग्स है, वो क्या कुछ है? इस काम को बढ़ाना है और काम के बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर कुछ आदमियों को रोज़गार भी मिलेगा, जो मेन मकसद हम आए हैं। क्योंकि हम अपने लिए खाने के लिए तो खुद भी कमा सकते हैं, इतना हम कमाते भी हैं, मगर जो काम बढ़ाने का जो पर्पज़ है बेस ये है कि 10, 20, 50, 100 आदमियों को हमें रोज़गार दिया जाए और आगे और भी बढ़ाने का इरादा है। अगर कोई वित्तीय सहायता मिलती है या हमारा काम बढ़िया प्रॉफिट में चलेगा तो बढ़ाएंगे। बिल्कुल जी। निशा जी, मैं भी चाहूँगी कि रोज़गार बढ़े आगे, जैसे मेरे हस्बैंड चाहते हैं, और आगे और लोगों को रोज़गार मिले। जी जी जी। तो इसलिए थोड़ा काम आगे बढ़े तो तभी रोज़गार मिल पाएगा।
लोगों के बिल्कुल, लिए। मतलब आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ हाँ दूसरे जी, लोगों को हाँ भी जी, हाँ, रोज़गार मिले और शायद कहीं ना कहीं एक ये अच्छी सोच है आप दोनों की कि सिर्फ मुनाफा कमाने के लिहाज से आपने स्टार्टअप नहीं शुरू किया है, आप चाहते हैं कि अपने गांव में रोज़गार भी उत्पन्न किया जाए। जी, तो मैं सबसे पूछती हूँ, आप दोनों से भी जानना चाहूँगी कि आप दोनों आज हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं। गांव के लोग ये सोचते हैं कि बाहर जा करके कमाया जाए, जॉब करके, अगर मेहनत करी जाए, थोड़ा दिमाग लगाया जाए, गांव के अंदर खूब रोजगार है और अपनी गांव के ही से जुड़े, ना कि किसी और पर डिपेंड रहें और अपने रोजगार ढूंढने के बाद दूसरों को 4 आदमी को भी रोजगार दें। मैं चाहती हूँ कि जैसे कि मैं काम करती हूँ ऐसा ही महिलाओं को और सभी को रोजगार मिले, ताकि वो मतलब वो अपने ऊपर वो नहीं रहे, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहे। इसलिए मतलब वो भी मतलब कमाएं और अच्छा मतलब पालन पोषण करें। मतलब समाज में यही चाहते हैं लोग कि घर की महिला हमेशा खाना बनावे, घर में रहे जी। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ, मतलब मैं भी रोज़गार करती हूँ तो वो भी करें। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं निशा जी यही कहने की कोशिश कर रही है कि जो गांव की खास करके ग्रामीण महिलाएं हैं वो भी स्टार्टअप करने के बारे में सोच सकती है और बिल्कुल अपने आप को ऐसा ना सोचे कि वो कोई कामकाज नहीं कर सकती, उनके लिए भी बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ है। निशा जी कहना चाह रही है कि अगर वो शुरुआत कर सकती है तो यानी बाकी की महिलाएँ भी कर सकती हैं। तो आपको आगे आना होगा और घर और परिवार तो हमारी जिम्मेदारी बनती ही है। हालाँकि जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो उतनी ही बराबर की जिम्मेदारी वो एक आदमी की भी होती है, उस पुरुष की भी होती है जो उस घर में होता है, और साथ ही साथ महिलाओं को भी आगे बढ़ के जो भारत की इकॉनमी है, देश की जो इकॉनमी है, उसमें अपनी हिस्सेदारी निभानी चाहिए। आप दोनों से मिलकर बेहद खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं आपका जो फ्यूचर विजन है आप उसको जल्द से जल्द हासिल करें। वेरी ऑल द बेस्ट और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, कृषि स्टार्टअप प्रोग्राम की तरफ से, साथ ही हमारे चैनल डीडी किसान की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं इनके कुछ पहले कंज्यूमर्स में से हूँ। मैं बाहर हॉस्टल में रहती हूँ, मैंने वहाँ पे भी पनीर और दूध के बाकी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हुए हैं, मैंने यहाँ पे भी किए हैं। वहाँ उतना ना तो वो फ्रेश होता है ना इतना टेम्पटिंग उसका टेक्सचर होता है, यहाँ पे टेक्सचर भी बेटर है। और क्योंकि यहाँ गाय भी यही है, भैंसें भी यही हैं, दूध यहीं से ऑर्गेनिक पहले दूध वो लोग यहीं यूज़ करते हैं और उसका आगे प्रोसेसिंग करके यहीं पे बनाते हैं और वो काफ़ी फ्रेश है और उसमें केमिकल्स भी उतने शायद यूज़ नहीं होते हैं, तो उसका टेस्ट भी बेटर है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो किसान का प्रोडक्ट है उसमें शुद्धता होती है रदर देन जो बाहर फैंसी फैक्ट्रीज़ का प्रोडक्ट है। तो आप लोग भी किसानों को प्रमोट करिए और उन्हें सपोर्ट करिए जो छोटे स्टार्टअप शुरू करते हैं। हमें मिलावटी पदार्थों से बचने के लिए हमें किसानों के द्वारा बने हुए प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, क्योंकि उनके प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होते हैं और प्योरेस्ट होते हैं। मतलब जैसे कि आप मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, पनीर होता है, घी होता है, वो बहुत ही प्योरेस्ट होता है। हमें इन्हें बढ़ावा देना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम किसानों को प्रमोट करेंगे तो उससे शुद्ध जो होगा हमारे पास मिल्क भी पहुंचेगा और घी भी पहुंचेगा और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जब से मैंने ये स्टार्टअप देखा है, यहाँ मावा, पनीर, घी, मक्खन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनाया जाता है और मैं यहाँ रोज़ निकलता हुआ हर चीज़ को देखता हूँ। यहाँ की टेस्टिंग बहुत अच्छी है और पशु गाय तथा भैंसों का जो दूध है ये भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि किसानों द्वारा बनाए गए उत्पाद जो भी हैं उनको हम अपने जीवन में प्रयोग करें और मेरा सभी से अनुरोध है कि आप भी किसानों को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन करें। कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एग्रीप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयामगढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ प्रोग्राम में अब तक दिखाए गए हमारे किसी भी स्टार्टअप की अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं तभी आप हमें इसी मेल आई पर मेल कर सकते हैं। मेल आई फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।